Hello 10th class student, this is Mehak Khurana with a new video on light. Till last video we have discussed about reflection of light, and in that reflection we have discussed various things about mirror and their ray diagrams, mirror formula, magnification. So all these videos you should watch at least 2 times so that you get the more clarity in the concepts. And today we will discuss the new topic, new part of the light chapter, that is the reflection of light. Our light chapter is basically divided into two parts. One is reflection of light, other is refraction of light. In the reflection of light, we have discussed about bouncing back of light through any mirror, and mirror can be plane mirror as well as spherical mirror. In the refraction of light, we will discuss how light can pass from one medium to another medium. These all are the things is discussed in refraction of light. And before starting the lecture, I want to say that all the videos should be watched by the student at least 2 times because it is very much important chapter for the 10th board class. If you watch it 2 times, then you will get the proper idea of the concepts. First time you should make the notes from my notes, and second time you should understand the concept clearly. This is the way to study. And if you have not subscribed my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of the upcoming videos. Now we will start रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी एक मीडियम से अगर लाइट दूसरे मीडियम में पास हो जाती है. देखिए पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि लाइट एक मीडियम से आती थी, उसी में ही वापस चली जाती थी बाउंस बैक होकर, उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे. लेकिन अगर किसी मीडियम में के ऊपर हमने इंसिडेंट करवाई लाइट, किसी एक इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाई और इंटरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद लाइट दूसरे मीडियम में चली गई. इंटरफेस का क्या मतलब होता है. इंटरफेस वो होता है द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू मीडियम्स. दो मीडियम्स के बीच में बाउंड्री लाइन जो होती है उसको इंटरफेस बोलते हैं. हमने लाइट को इंटरफेस पे इंसिडेंट कराया और करवाने के बाद हमने ये देखा कि लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में चली गई है. ऐसे फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं. एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसके जो फिनोमिना हैं वो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. कौन कौन से डेली लाइफ में हम देखते हैं दैट वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है. देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है कि इट इज हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम. ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है. ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट पास हो सके उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं. व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है उसी को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं. ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसी को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं, तब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होता है. A ray of light bends as it moves from one medium to another. Refraction is due to change in speed of light as it enters from one transparent medium to another. एक रे ऑफ लाइट बेंड करती है एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जब लाइट रे बेंड करती है तो दूसरे मीडियम में जाने के कारण उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. दूसरे मीडियम की कैसी कॉन्फ़िगरेशन है इस पे डिपेंड करेगा ना कि उसकी स्पीड क्या रहेगी. मान लो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है जो एयर है. दूसरे मीडियम कोई और मीडियम है, मान लो वाटर है, तो उसमें एंटर किया तो जरूरी नहीं है कि लाइट की स्पीड वही रहेगी. तो लाइट बेंड भी करेगी उस मीडियम में जाते वक्त और उसकी स्पीड कम भी हो जाएगी. इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं. देखिए मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ देता हूँ. एरिया ऑफ लाइट बेंड हो जाती है एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड.
देखिए रिफ्रैक्शन सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि स्पीड जो होती है ना उसकी, वो चेंज हो जाती है एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाते वक्त लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, और ये चेंजिंग ऑफ स्पीड और बेंडिंग ऑफ लाइट, यही रिफ्रैक्शन के बेसिकली कॉज है। कि रिफ्रैक्शन के कारण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण क्या क्या हो सकता है, लाइट बेंड कर सकती है, लाइट की स्पीड चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जब लाइट जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये इसने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम होता क्या है। देखिए रेयरर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है बेसिकली। डेंसर का मतलब डेंस होना, डेंस का मतलब घना, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स होना उस मीडियम में, वो डेंसर मीडियम कहलाता है। कम पार्टिकल्स होना मीडियम में मतलब रेयर होना, उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये बात है जिस मीडियम की डेंसिटी कम हो उसको रेयरर बोलते हैं, जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए, उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो जब रेयरर मीडियम से, देखो रेयरर मीडियम में जब ट्रेवल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड से चलेगा क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स कम है, वो रेयरर है। जब वो डेंसर में जाएगा तो पार्टिकल ज्यादा है, डेंसर है, ज्यादा पार्टिकल्स है, तो उसके अंदर स्पीड उसकी कम हो जाएगी। और ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये इंटरफेस है बेटा। दो मीडियम को ज्वाइन करने वाला जो सरफेस होता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है उस पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं और इस नॉर्मल को बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इस नॉर्मल जब वो लाइट रे डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। देखो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी ओरिजिनली, तो ये बेंड करेगी। बेंड किस तरफ करेगी, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। देखिए ये वाली रे जो ऐसे आ रही थी वो नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, ठीक है, दिस इज दिस यू शुड रिमेंबर कि रेयर से डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं व्हाई इट कम्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसके आंसर्स वेव ऑप्टिक्स में है, बट वेव ऑप्टिक्स अभी आप 10th क्लास में तो आप स्टडी नहीं करेंगे, 10th 12th क्लास में स्टडी करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी लाइट रे इंटरफेस पे इंसिडेंट करे किसके, रेयर और डेंसर की, और रेयर से डेंसर जा रही है तो डेंसर में जाने के बाद वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऑब्वियसली डेंसर में ज्यादा पार्टिकल होंगे तो वहां पर लाइट को चलने में दिक्कत आएगी और स्पीड उसकी कम हो जाएगी। इसके बाद दूसरा डायग्राम आपको यहाँ पर शो हो रहा है, लाइट रे डेंसर, देखो ऊपर डेंसर मीडियम लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे रेयरर में आ रही है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आएगी तो देखिए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से अवे। देखिए ऐसे आ रही थी, नॉर्मल से अवे हो गई, इस तरफ मुड़ गई, ये बेंडिंग हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। When a light ray travel from denser to rarer medium, it bends away from normal. वो away from normal हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है, रेयर में आने के बाद वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये बात भी ध्यान रखनी है क्योंकि रेयर मीडियम डेंसर के कंपैरेटिवली रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कम होते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो जाएगी। तो ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आते हैं। देखो ये रे है, रे ऑफ लाइट, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और ये टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरीके से बेंड करेगी क्योंकि ये रेयर से डेंसर आ रही थी। डेंसर से रेयर आते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई और उसकी स्पीड बढ़ गई और इसकी स्पीड घट गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सम कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से कोई भी फिनोमेना जो हुआ है हमारे आसपास जो होते हैं, कॉमनली ऑब्जर्व हम जो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारी आईज, आईज के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है। लाइट जो हमारे आईज के अंदर एंटर करती है तो आई के लेंस के थ्रू होती है, आई लेंस के थ्रू एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्शन करके जाती है। दूसरा है रेनबोज, रेनबो जो बनते हैं आपने कभी
बारिश के बाद रेनबो बनता देखा हो, वो जो रेनबो बनता है वो भी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। थर्ड है लाइट बेंडिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर। देखो, एक वाटर के ग्लास में, ग्लास ऑफ वाटर जो है उसके अंदर हमने कुछ फिनोमिना को कभी देखा होगा, मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ कि एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर देखो, आप अगर मान लो आपने एक पेन रख दी है एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, तो पेन की जो निब बिल्कुल बॉटम पर है वाटर के सरफेस के, वो निब हमें थोड़ा सा ऊपर लगती है, नजर आती है कि हमें जो बॉटम है ना वो थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ नजर आता है, कि वो लाइट बेंडिंग की वजह से होता है। वो लाइट बेंडिंग रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है ग्लास ऑफ वाटर में, और वो जो फिनोमिना है वो भी रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। अगला है ग्लासेस, जो हम सन ग्लासेस यूज करते हैं, इसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है। कैमरा के जो लेंसेज होते हैं, कैमरा के आगे लेंस लगा होता है, दैट इज ऑल्सो अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट की डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मतलब हमें उसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता लगती वाटर के अंदर, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। बाइनाकुलर्स, जो आपके, आपने टेलीस्कोप बाइनाकुलर्स देखे हैं जिसको आप दूरबीन भी बोलते हैं, वो दूरबीन के अंदर भी रिफ्लेक्शन ही होता है, जिसकी वजह से आप दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाते हैं। के बाद आगे आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसमें आपको मैं सभी चीजें बताऊंगा। देखो क्या क्या टर्म्स होती हैं, आपको वो स्टडी करना है। बेसिकली ये ग्लास स्लैब वाला ना एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, ठीक है, 10th क्लास सिलेबस में ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है। उसकी एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से, उस एक्सपेरिमेंट में भी आप पढ़ेंगे एक बार जब आप लैब में करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको उसकी एक्टिविटी समझा रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर ये ग्लास लैब है, ग्लास स्लैब देखे, KLMN, दिस इज ए ग्लास स्लैब। ये आपको ग्लास स्लैब दिख रही है सामने, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट पर हम नॉर्मल बना सकते हैं। तो ये लाइट रे देखो यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल के बाद ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, क्योंकि देखो ऊपर ये एयर है और नीचे ग्लास है। ग्लास के ग्लास के अंदर पार्टिकल ज्यादा नजदीक होते हैं, तो वो डेंसर मीडियम होता है, और एयर रेयर मीडियम होता है। ये बात ध्यान रखना, एयर सबसे ज्यादा रेयर मीडियम है, बाकी जितने मीडियम होता है एयर के कंपैरेटिवली तो क्या होते हैं, डेंसर ही होते हैं। तो ग्लास डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे रेयरर से डेंसर आ रही है, तो आपको पता है रेयरर से डेंसर जब भी लाइट रे आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो यहाँ आप देखो दूसरा फेस आ गया, इस ग्लास स्लैब का दूसरा फेस आ गया। दूसरे फेस पे आने के बाद फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये लाइट रे को ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, दिस लाइट रे इज गोइंग लाइक दैट। जब उसको ऐसे जाना था तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर आ रही है। तो देखिए ऐसे आना था तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गई, ऐसे चली गई, तो डेंसर से रेयर आते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गई, तो इस तरीके से यू बेंड हो गई। इस रे को हम एमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो ये रे जो यहाँ से इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट रे है, इसने यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे है। यही रे दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है जो एनएम है। अब ये जो एनएम सरफेस है, ये इसके लिए ये वाली रे इंसिडेंट है, लेकिन ये जो रे होगी ना, ये जो इसके बाद रिफ्रैक्शन करके इधर जा रही है, दिस इज नेम्ड एज एमर्जेंट रे। इसको इमर्जेंट रे इसलिए बोलते हैं, जब भी कोई रे एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन करके सेम मीडियम में आ जाए, उस रे को हम एमर्जेंट रे बोलते हैं। देखो इस रे ने जो यहां से आई थी, इसने यहां पर रिफ्रैक्शन किया, फिर यहां पर रिफ्रैक्शन किया, दो बार रिफ्रैक्शन किया, और वापस एयर में ही आ गई, एयर से निकली थी, तो ऐसी रे को एमर्जेंट रे बोलते हैं। ये एमर्जेंट रे है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे थी। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की ये जो लेंथ है, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लाइट रे, देखो अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ऐसे आ रही थी, एमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, दोनों आपस में पैरेलल है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है ग्लास स्लैब की वजह से, कि लाइट रे हल्की सी डिस्प्लेस हो जाती है, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सारी टर्म्स क्लियर हुई कि इंसिडेंट रे क्या है,
रिफ्रैक्टेड रे क्या है, फिर इसकी इंसिडेंट रे ये है, फिर ये इमर्जेंट रे है, फिर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो लेंथ बनती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए ये इमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे ई। ये इंसिडेंट रे है इस सरफेस के लिए, तो इसका ये जो एंगल है I2 लिख रखा है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर I1 लिख रखा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट सरफेस। दिस इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस। दीज ऑल आर द थिंग्स, दीज आर द टर्म्स ऑफ द ग्लास स्लैब यू शुड स्टडी। एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि मान लो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी आती है यहाँ पर नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से, तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, वो सीधी चली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइट रे बिल्कुल नॉर्मली आएगी किसके ऊपर, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, देन दैट लाइट रे विल गो स्ट्रेट। जो लाइट रे बिल्कुल सीधी आएगी तो वो लाइट रे हमेशा सीधी जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो यू शुड ask in the comment box as well as you should ask from the WhatsApp। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, अब मैं आपको यहां से पढ़ना स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस, normal to the interface of the two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. This is the first law of refraction। पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। देखो रिफ्लेक्शन में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड की जगह क्या आ गया है, रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं, ऊपर इस डायग्राम से समझाता हूँ। सेम प्लेन का मतलब पता क्या होता है, देखिए मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, ये के एल जो है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, ठीक है भाई। अगर ये इंसिडेंट रे है तो इसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रही है इसका मतलब वाई एक्सिस चेंज हो रही है, वाई कोऑर्डिनेट इधर से इधर आ रही है इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है। इट इज चेंजिंग टू कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। इफ इट इज चेंजिंग टू कोऑर्डिनेट्स सो इट हैव ए प्लेन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई चेंज कर रही है। अच्छा ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन ही है, ठीक है जी। अब ये रिफ्रैक्टेड रे, अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ना, देखिए अब इस रिफ्रैक्टेड रे के कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ये नीचे जा रही है इसका मतलब वाई चेंज हो रहा है, और इधर जा रही है इसका मतलब एक्स चेंज हो रहा है, इसके भी एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। इट मींस इट इज आल्सो इन एक्स वाई प्लेन। तो यही बात वो बोलना चाह रहे हैं, मतलब वो ये बोलना चाहता है कि ये लाइट रे ऐसे आके बाहर नहीं आ सकती, मतलब आप सोचो स्क्रीन से बाहर आ जाएगी, बाहर आने का मतलब है जेड एक्सिस पर आ जाना। लेकिन अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई एक्सिस पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही रहेगी। ये थोड़ा सा समझना बच्चों के लिए कई बार मुश्किल होता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट। थोड़ा सा ध्यान से समझे कि अगर इंसिडेंट रे एक्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगी। इट विल नॉट चेंज द जेड कोऑर्डिनेट, ये बाहर नहीं आ जाएगी, उसी प्लेन में ही रहेगी, और नॉर्मल तो उसी प्लेन में पहले ही है। तो दिस इज द रूल नंबर वन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। अच्छा इसके बाद द रेशियो ऑफ, अगला देखें, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट। साइन, साइन का मतलब क्या है, देखिए साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है। आई थिंक सो आपने अब तक मैथ्स नहीं पढ़ा है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप एक बात ध्यान रखें कि साइन, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे, अगर पढ़ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में ही आ जाएगा। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। दोनों का देखो साइन आई, आई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, आपको ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर साइन का क्या मतलब है। साइन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इन दोनों के रेशियो को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फॉर ए गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया। एक कलर, गिवन कलर के लिए और पेयर ऑफ मीडिया के लिए। पेयर ऑफ मीडिया मतलब जो भी हम पेयर ऑफ मीडियम ले रहे हैं, जैसे हमने ऊपर लिया था, अभी ऊपर हम ग्लास स्लैब लिया था, तो एयर और ग्लास एक पेयर ऑफ मीडिया थी ना। एक गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए और पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये स्नेल्स लॉ बिल्कुल ठीक लागू होता है। इट विल बी ऑलवेज अप्लाइड फॉर ए गिवन कलर और पेयर ऑफ मीडियम, कि साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट को हम n से लिखते हैं, n। ये जो कांस्टेंट यहाँ पर मैंने लिखा है साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को हम n से लिखते हैं और ये इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये एक नई टर्म है। ये जो कांस्टेंट n है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो अब ध्यान से समझना, मैं आपको नई बात बताने जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है और कितना ज्यादा रेयरर है, ये कैसे पता लगेगा? एक क्वांटिटी है फिजिक्स की जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है। अभी मैंने आपको डेंसर और रेयरर मीडियम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि जिसमें लाइट रे फास्टली मूव करे वो रेयरर होती है, जिसमें लाइट रे स्लोली मूव करे वो डेंसर होती है। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम ये बता सकते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है उसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो रेयर मीडियम होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें कांस्टेंट n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक मीडियम का नहीं हो सकता। क्यों बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसी के रिस्पेक्ट में होगा कि इसके रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्ट। देखो मैं अगर किसी को ये बता रहा हूँ कि ये ज्यादा डेंसर है तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा डेंसर होगा ना, ये बात तो मानते हो ना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं क्लास में जितने भी लड़के हैं उनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर जो विवेक है ये लंबा है, इसकी हाइट बड़ी है, तो मैं कहूंगा कि बाकी सभी बच्चों से कंपेयर कर रहा हूं ना। जब भी मैं किसी चीज को ज्यादा बताता हूं तो किसी दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में बताता हूं कि दूसरी कम है, तभी तो वो ज्यादा है। तो यहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसीलिए, पहली बात मैंने आपको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कोई मीडियम डेंसर है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कोई दूसरा मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंसर है वो यहाँ पर ये जो बता रखा है वो किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब किसी भी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक सिंगल मीडियम का नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर लिख रखा है इस गिवन डायग्राम के लिए। देखिए यहाँ पर एक n2 लिख रखा है, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर, एयर लगा लो यहाँ पर, और n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या वाटर, जो भी वाटर है या ग्लास है। अब देखो लाइट रे यहाँ ग्लास से एंटर कर रही है और n2 में जा रही है। देखिए लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है ना, तो ऑब्वियसली ये रेयर मीडियम है।
अगर मेरे को मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में निकालना है या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये थीटा वन आई के बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि लाइट रे इधर से जा रही है, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, आई ये है और आर ये है, तो किसके बराबर होगा? बड़े ध्यान से समझना, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई ये वाला एंगल है, ये इस मीडियम का, जब इस मीडियम का एंगल मैं ऊपर ले रहा हूं तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n1 है वो नीचे आएगा, और साइन आर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है वो अगर मैं ऊपर ले रहा हूं, साइन आर वो जब नीचे ले रहा हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। दिस इज, और इस n2 बाय n1 को लिखेंगे n21, n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आया? तो अगर आपको फिर भी क्वेरीज निकलती हैं यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर n2 बाय n1 कैसे लिखा गया इसको आपको ध्यान रखना है। साइन आई, आई यहाँ पर क्या है? थीटा वन, आर क्या है? थीटा टू, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। वो n2 बाय n1 होगा, नीचे आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखना एंगल। यहाँ पर ये जो एंगल है ये अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस मीडियम का, ये जो भी मीडियम है वाटर है या कुछ भी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा इनवर्सली। साइन आर नीचे है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, और n2 बाय n1 को हम लिखेंगे n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वेयर 2 इज फॉर सेकंड मीडियम एंड 1 इज फॉर फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर जो 2 लिख रखा है वो सेकंड मीडियम के लिए लिख रखा है, और 1 जो लिख रखा है वो फर्स्ट मीडियम के लिए लिख रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं n1 साइन थीटा वन, थीटा वन मतलब आई, अच्छा n2 इसको इधर ले गया साइन थीटा टू, थीटा टू मतलब आर। तो ये स्नेल्स लॉ है बेसिकली, ये स्नेल्स लॉ है, और हमने ये स्नेल्स लॉ को विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको समझा दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, जब भी हम किसी एक मीडियम को ये बताना चाहें कि वो कितना ज्यादा डेंसर है दूसरे के कंपैरेटिवली, तब हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसको हम लिखने का तरीका ये है कि साइन आई बाय साइन आर जो एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है वही बताना है ना, तो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? n2 अपॉन n1, अगर r नीचे है, देखिए r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है तो n2 ऊपर आएगा, और i ऊपर है तो n1 नीचे आएगा, तो n2 और n1 को लिखेंगे n21, जो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? सेकंड मीडियम का। सेकंड कौन सा? ये किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। तो यहां तक मैंने आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है, बेसिकली जो बेसिक बेसिक बातें बता दी हैं। अगले वीडियो में हम और चीजें डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी और रिफ्रैक्शन के बारे में भी। थैंक्स अ लॉट। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक क्वेश्चन पक्का है, मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जरूर आता है बोर्ड में, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अगले लेक्चर में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको आपको और ध्यान से समझना है, और वीडियोस को बड़े केयरफुली स्टडी करना है। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन द वीडियोस यू शुड कमेंट, and if you have not subscribed my channel please subscribe it. Thanks a lot.